we discussed about Maxwell equation and see the derivation of four Maxwell equation for time varying field and for static field. ठीक है. So today our Okay, ma'am. topic is wave equation for lossless और perfect dielectric medium. मतलब अगर आपका जो आप क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होती है तो वहाँ पे जो वेव ट्रेवल करती है, ठीक है, तो उसका आपका कंडक्टिंग मीडियम मतलब डिफरेंट टाइप्स के मीडियम होते हैं. लाइक आपका एक परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसमें कंडक्टिविटी आपकी क्या होती है, ज़ीरो होती है. इसी तरह कंडक्टिंग मीडियम होगा. ठीक है, तो डैट मीन्स वहाँ पे आपकी कंडक्टिविटी जो होगी वो ज़ीरो नहीं होगी. तो हमें ये देखना है कि जब वेव वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रैवल करती है तो आपका वहाँ पे इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब कि आपके वेव के प्रोपागेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब वेव एटेन्यूएट होती है कि नहीं होती है, या सिमिलर जैसे हमने ट्रांसमिट किया वैसे ही ट्रांसमिट हो रही है. तो ये चीज़ हमें देखनी है. तो इसके लिए पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जब हम मीडियम परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले रहे हैं जिसे हम लोग लॉसलेस मीडियम भी कहते हैं, उस केस में वेव की इक्वेशन क्या आती है और वेव के प्रोपागेशन में क्या एटेन्यूएशन होता है कि नहीं होता है, ये चीज़ देखनी है. तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या आ रही है और पर्टिकुलर मीडियम के लिए. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, वेव इक्वेशन फॉर लॉसलेस, जिसे हम लोग परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं. परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, डैट मीन्स जहाँ पे कंडक्टिविटी क्या हो, ज़ीरो हो. यही तो होता है. हेलो. जी मैम. यस मैम. तो हमने यहाँ पे ये लिया हुआ है कि हमने एक ऐसा मीडियम लिया हुआ है जो कि लॉसलेस है, ये जिसे हम लोग कह सकते हैं एक परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम है. उसमें वेव ट्रैवल कर रही है. तो उस वक्त फॉर लॉसलेस मीडियम या परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है. और चार्ज डेंसिटी जिसे हम लोग रो वी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरह से हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं, उसकी वैल्यू भी क्या होती है, ज़ीरो होती है. ठीक. तो इसके लिए हमें वेव इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्सवेल इक्वेशन जो होती हैं टाइम वेरिंग फील्ड के लिए क्या होती है. ठीक है, तो वहाँ पे हमने फाइव इक्वेशन बताई हुई थी, जिसमें से फर्स्ट इक्वेशन था गॉस लॉ होता है. ठीक है, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए. तो ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको लास्ट 2-3 लेक्चर्स में. तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी. ठीक है, ये दैट इज गॉस लॉ है. ठीक है, इसका हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए दोनों के लिए फाइंड आउट करते हैं. सिमिलरली आपका डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी बी. ये आपका क्या है, फैराडेज लॉ है. मतलब कहीं पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंजमेंट करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है. ठीक है, दैट इज फैराडे लॉ. और लास्ट जो है इक्वेशन, जैसा कि आप फोर्थ इक्वेशन से जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन देखें तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जो होता है जे प्लस डी ओवर डी टी डी. ठीक है, ये आपका एम्पियर्स लॉ है. दैट मीन्स अगर हम पर्टिकुलर कर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कहीं पे चेंजमेंट करते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. तो ये आपके फोर लॉज थे जिसे हमने मैक्सवेल इक्वेशन के थ्रू इन पर्टिकुलर क्या किया था, कंबाइन किया हुआ था. इसी तरह एक कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है, बट हमें वेव इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम केवल इन चार इक्वेशन का ही यूज़ करेंगे. तो अगर आप यहाँ पे देखिए कि जो फर्स्ट लॉ था गॉस लॉ का, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी. ठीक है, तो हमने क्या बताया कि अगर मीडियम आपका परफेक्टली डाइलेक्ट्रिक है या लॉसलेस है तो उस वक्त उस मीडियम की कंडक्टिविटी क्या होगी, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो. और रो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो. ठीक है, तो इक्वेशन अगर हम देखें तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी है, तो यहाँ पे हमारे रो वी की जगह आप क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो. तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, डेल डॉट डी इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक. अब यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है डी इज इक्वल टू जो होता है वो आपका क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ई. ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहें तो डी के प्लेस पे आप क्या पुट कर देंगे, डेल डॉट आपका डी की जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ई। ठीक है, अब एप्सिलॉन आपका 0 हो जाएगा, तो फाइनली जो इक्वेशन हमारी क्या आएगी, डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0। इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट होता है गॉस लॉ आपका फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो उसकी वैल्यू डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, अगर हम इसे ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इंटेंसिटी होता है बी इज इक्वल टू, वो क्या होता है, म्यू एच के इक्वल होता है कर्ली ब्रैकेट में। तो जहाँ पे आपका एच है वहाँ पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, जहाँ पे आपका बी है वहाँ पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, म्यू एच। तो हमारी ये इक्वेशन डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 किसके इक्वल हो जाएगी, डेल डॉट एच इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमने जो गॉस का लॉ था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के फॉर्म में था, उसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया। तो इसे हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दे दिया है। ठीक, थर्ड इक्वेशन आपकी क्या है, एम्पियर क्या कहते हैं कि फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी बी, जिसे इक्वेशन मैंने थर्ड कंसीडर किया हुआ है। और जो गॉस आपका एम्पियर्स लॉ होता है, डेल क्रॉस इज इक्वल टू जे प्लस डी ओवर डी टी डी। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर देखें तो जे जो होता है उसकी वैल्यू, जे क्या है, करंट डेंसिटी है, तो जे इज इक्वल टू होता है सिग्मा ई। ठीक, और फॉर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या थी, 0। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डी ओवर डी टी डी, वहाँ पे जब आप जे की वैल्यू सिग्मा ही रखेंगे तो लॉसलेस मीडियम के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। जैसे हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी अगर 0 होती है तो जे वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट इक्वेशन जो न्यू फॉर्म मिलेगा एम्पियर्स लॉ का, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डी ओवर डी टी डी, इसे हमने इक्वेशन 4 कंसीडर कर लिया। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो इक्वेशन थर्ड है उसमें हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड के बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं, कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हम जैसे ही इसका कर लेंगे तो इक्वेशन हमारी थर्ड क्या हो जाएगी, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस डी ओवर डी टी बी। ठीक है, आपको पता होगा अगर 3 वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं तो उसका कर्ल जो होता है, इसे हालांकि मैंने इधर ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट में शो भी कर दिया, हो सकता है दिमाग से उतर जाए आपके, तो फिर यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देती हूँ कि नेक्स्ट इक्वेशन में ये कैसे आया हुआ है। तो अगर 3 वेक्टर्स क्वांटिटी हैं तो उसका अगर हम कर लें, जैसे हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, तो इसे अगर हम ओपन करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, ए सी दिस वन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बी माइनस आपका ए बी विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक, तो इसी तरह हमने जब इक्वेशन थर्ड जो कंसीडर की हुई है उसका जब हम कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डेल क्रॉस ई, 3 वेक्टर्स क्वांटिटी हैं, इसको जब आप खोलेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला तो यू विल गेट डेल क्रॉस ई डी। दैट मीन्स ये हो गया आपका एक तरह से ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। इस फॉर्मूले का यूज़ करके जब आप उसे खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, डेल डॉट ई विद इन ब्रैकेट और फिर देन आपका मल्टीप्लाई बाय डेल माइनस विद इन ब्रैकेट डेल डॉट डेल ई। ठीक है, माइनस डी ओवर डी टी, हमने इसमें डेल क्या किया हुआ है, राइट हैंड साइड अंदर ब्रैकेट के कर दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे माइनस रिमेनिंग इक्वेशन क्या बचेगी, माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, म्यू एच। हम एच के फॉर्म में इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो बी था, वहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, म्यू एच।
तो म्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो उसे मैंने बाहर ले लिया है, तो डी ओवर डी टी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल क्रॉस एच। अब आपको ये लग रहा होगा ये कहाँ गया, डेल डॉट ई, विद इन ब्रैकेट जो आपका क्वांटिटी है डेल डॉट ई, ब्रैकेट क्लोज Yes, डेल। ma'am. तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी, Zero. तो यहाँ पे आप जब 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट Okay, ma'am. इक्वेशन हमारे, हेलो जी मैम। क्लियर है ना मुकेश, कोई दिक्कत है Yes. यहाँ तक? ओके, No, no तो मैम, वो क्लियर है मैम। ओके ओके बेटा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू, हमारी न्यू इक्वेशन बन गई माइनस म्यू डी ओवर डी टी डेल क्रॉस एच। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया माइनस से माइनस, देन आपका न्यू इक्वेशन जो होगी डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू बी डी ओवर डी टी। अब देखिए डेल क्रॉस एच, डेल क्रॉस एच की वैल्यू इक्वेशन 4 में क्या गिवन है, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डी ओवर डी टी डी। ठीक, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, मतलब ये जो डेल क्रॉस एच है यूजिंग इक्वेशन 4, हमने इस इक्वेशन में डेल क्रॉस एच की वैल्यू पुट कर दी है डी ओवर डी टी। फिर आपका नेक्स्ट लाइन में इक्वेशन क्या आ जाएगी, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू डी की वैल्यू क्या होती है, देखिए यहाँ करली ब्रैकेट में एप्सिलॉन ई, तो यहाँ पे डी की वैल्यू एप्सिलॉन ई व्हेन यू पुट हियर, तो यू विल गेट डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डी ओवर डी टी टू ई। तो ये हमारी वेव इक्वेशन मिल गई फॉर लॉसलेस मीडियम के लिए, या और यू कैन से फॉर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। ठीक है, तो ये जो वेव इक्वेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वेव इक्वेशन आ रही है लॉसलेस मीडियम में, उसकी हमें इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट हो गई। इसी तरह हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो वेव इक्वेशन होगी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, जो ये इक्वेशन आपको शो हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था उसके कारण जो वेव इक्वेशन थी कंडक्टिंग लॉसलेस मीडियम के लिए, तो हमने इक्वेशन 3 का यूज़ किया था और कर लिया था। सिमिलरली जब हमें मैग्नेटिक फील्ड की जो है उसके कारण जो वेव ट्रैवल करी, या जो उसकी वेव की इक्वेशन जो आ रही है फॉर लॉसलेस मीडियम के लिए, हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 जो हमने कंसीडर की हुई है, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे जो हमने इक्वेशन 3 में अप्लाई किया था। तो हम इक्वेशन 4 का कर लेंगे बोथ साइड, दिस वन, टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 4। तो आपकी इक्वेशन 4 क्या थी, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डी ओवर डी टी था, उसमें मैंने दोनों साइड कर्ल ले लिया, तो देखिए यहाँ पे डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस डी ओवर डी टी डी। ठीक है, सेम हमने यहाँ पे 3 वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो उसमें हमने क्या किया हुआ है, उसका फॉर्मूला लगा दिया है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला लगा है। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम एग्जैक्ट वही इक्वेशन आपकी एच के फॉर्म में आ जाएगी, जैसा कि अभी मैंने ई के फॉर्म में देखा था। ठीक है, तो ये वैल्यू फिर से आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दिस वन देखिए यहाँ पे आपका डेल इक्वेशन सेकंड को देखिए, तो डेल डॉट एच इज इक्वल टू क्या था, 0 था। तो जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे दिस वन, ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या बचेगा, माइनस डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन डी ओवर डी टी। अब मैंने क्या किया हुआ है, d की वैल्यू रख दी है यहाँ पे। ठीक है, तो d की जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे तो देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन d इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट e होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन d ओवर डी टी माइनस d ओवर डी टी डी हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर से आप देख लीजिए, दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन होगी, माइनस यहाँ पे भी आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो नई इक्वेशन आएगी डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डी ओवर डी टी टू एच। ठीक है,
तो ये जो वेव इक्वेशन है, दैट मीन जो हमने कहा आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है, तो जब वेव उसमें प्रोपागेट करती है एक पर्टिकुलर मीडियम में, तो यहाँ पे चूंकि हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कंसीडर करें या लॉसलेस मीडियम कंसीडर करें, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वेव इक्वेशन आती है वो हमने स्टडी किया, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो वेव इक्वेशन आ रही है that is del square H is equal to mu epsilon d over dt to H। ठीक है, तो ये जो दो इक्वेशन है ये आपकी वेव इक्वेशन कहलाती हैं फॉर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और यू कैन से फॉर अ लॉसलेस मीडियम। ठीक है, इतना क्लियर है? यस मैम। हेलो, यस मैम। ठीक है। अब अगर ये पूछा जाए कि अगर जो सिग्नल जो है वो अगर वैरी कर रहा है, साइनोसॉइडल सिग्नल हमें दिया गया हुआ है, तो कुछ भी नहीं करना है आपको। जहाँ पे d ओवर dt है यूज हुआ है, जैसे इसी इक्वेशन में देखिए 6 में, तो ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, d ओवर dt विद इन ब्रैकेट d ओवर dt h लिख सकते हैं। तो हम जहाँ पे d ओवर dt है वहाँ पे केवल क्या पुट कर दें, j ओमेगा। ठीक, तो when you put d over dt is equal to j omega in equation 5 and 6, you will get del square E is equal to minus omega square mu epsilon E। ठीक है, और del square H is equal to minus omega square mu epsilon H। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे देखिए खोल के यहाँ पे बता भी दिया हुआ है। आपकी इससे पहले वाली जो इक्वेशन आई थी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो वेव इक्वेशन थी वो क्या थी, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डी ओवर डी टी टू ई था आपका। मैंने उसको देखिए इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया हुआ है, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डी ओवर डी टी विद इन ब्रैकेट डी ओवर डी टी ई। ठीक, अब डी ओवर डी टी के प्लेस पे मुझे क्या पुट करना है, जे ओमेगा। तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये इतने पार्ट जो है उसके प्लेस पे मैंने क्या पुट कर दिया है, जे ओमेगा। फिर यहाँ पे डी ओवर डी टी आ रहा है तो फिर वहाँ पे मैंने जे ओमेगा पुट कर दिया, और ये आपका लिखा ही था। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू आपका जे स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, म्यू एप्सिलॉन ई। और यू नो डैट जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती हैं, जैसे हम आई से, जे से, के से, जिससे भी रिप्रेजेंट करना है, आई जे से मोस्टली के से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसका जो स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो मैंने यहाँ पे माइनस पुट कर दिया है। ठीक है, तो इसी तरह आपका 6 में जब आप पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी डेल स्क्वायर एच माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन एच। क्लियर है इतना बेटा? यस मैम। ओके, अब देखिए स्क्रीन शो हो रही है ना? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे अभी हमने जो वेव इक्वेशन निकाली थी वो किसके लिए निकाली थी, फॉर परफेक्ट आपका कौन सा मीडियम था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम और लॉसलेस मीडियम के लिए। अब हमें स्टडी करना है कि वेव अगर आपका कंडक्टिंग मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी क्या इक्वेशन आती है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, मीडियम हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वेव इक्वेशन फॉर कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, फॉर कंडक्टिंग मीडियम, कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कंडक्टिविटी वहाँ पे 0 नहीं होगी। ठीक है, तो फॉर कंडक्टिंग मीडियम सिग्मा, जैसे हम कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। तो यहाँ पे कंडक्टिंग मीडियम सिग्मा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। इससे पहले जो हमने स्टडी किया था डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, तो वहाँ तो करंट फ्लो ही नहीं होती है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, जहाँ पे करंट आपका क्या होता है, फ्लो ना हो। ठीक है, तो उस केस में क्या था, सिग्मा 0 के इक्वल हो गया था। बट यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, कंडक्टिंग मीडियम किया है, तो यहाँ पे सिग्मा इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, और रो भी इज इक्वल टू आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगी वो आपका यहाँ पे क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो सेम वही हमें करना है, हमें पहले क्या करना है, टाइम वेरिंग फील्ड के लिए, यहाँ थोड़ा मैंने शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट लिख दिया है। टाइम वेरिंग फील्ड के लिए पहले आपको गॉस जितने भी फोर्थ लॉस थे मैक्सवेल के, फॉर गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर्स लॉ,
एंड फेराडेज लॉ, उसकी इक्वेशन को आपको क्या करना है, लिखना है। देन जो चीज वो कह रहा है कि कंडक्टिव मीडियम के लिए सिग्मा 0 नहीं होगा, तो अगर उस इक्वेशन में सिग्मा की वैल्यू आ रही है तो वहाँ पे हमें 0 के इक्वल नहीं पुट करना है, और अगर चार्ज डेंसिटी आ रहा है तो वहाँ पे मुझे 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि हम इन इक्वेशन से ऑलरेडी फैमिलियर थे कि डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी होता है, बट कंडक्टिव मीडियम के लिए रो वी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके दिखा दिया कि डेल डॉट डी इज इक्वल टू 0। फिर उसी इक्वेशन को अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखना है तो डी इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया था क्या होता है, एप्सिलॉन ही होता है। तो आप इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0, एप्सिलॉन इधर चला जाएगा, वो 0 ठीक है। तो हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 है। बी की वैल्यू क्या होती है, हम मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में चाहते हैं, तो हमने बी के प्लेस पे क्या रख दिया, म्यू एच। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारी जो आएगी वो डेल डॉट एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो दिस इज इक्वेशन 2 हमने कंसीडर कर लिया। सेम आपका दिस वन, आपका ये कौन सा आपका लॉ है, आपका एम्पियर फेराडेज लॉ है। तो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी बी होता है। तो उस इक्वेशन मैंने थर्ड पुट कर दिया है क्योंकि इसमें कहीं पे भी सिग्मा नहीं आ रहा है, ना ही रो आ रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन एज इट इज रहेगी। फिर आपका एम्पियर्स लॉ, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डी ओवर डी टी हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इससे पहले अगर आप देखिए तो वहाँ पे मैंने j की वैल्यू 0 पुट कर दी थी क्योंकि j इज इक्वल टू क्या था, सिग्मा ही था, और लॉसलेस मीडियम के लिए सिग्मा की वैल्यू 0 थी। बट ये लॉसलेस मीडियम नहीं है, आपका कंडक्टिंग मीडियम है, तो यहाँ पे j की वैल्यू 0 नहीं होगी। क्लियर है था? ओके, यस मैम, यस मैम, हेलो, क्लियर है। जी मैम, यस मैम, क्लियर है मैम। तो यहाँ पे मैंने 3 और 4 इक्वेशन, मतलब 4 इक्वेशन अपनी बना ली जिस मीडियम में आपकी वेव ट्रैवल करेगी या जिस मीडियम के लिए हमें फाइंड आउट करना है वेव इक्वेशन। ठीक है, हमने चारों इक्वेशन बना ली। देन अब हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने वहाँ पे प्रोसेस किया हुआ था कि हम क्या करते हैं, कर लेते हैं। आवाज नहीं तो आ रही यहाँ आपकी। पे हेलो, जी मैम, थोड़ी सी अब आ कट रही की है? आवाज आ रही है। जी मैम। वो बेटा थोड़ा सा वेदर का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जी हो सकता है नेट की कनेक्टिविटी बीच बीच में डाउन हो जाती हो। ठीक है, तो ओके। यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वेशन थर्ड फिर से लिखा और उसके बोथ साइड कर ले लिया। आई थिंक मुझे अब ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका डेल स्क्वायर ई कैसे आएगा, ये अब तो हो जाएगा ना। जी मैम। ठीक है, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि इससे पहले हम ये प्रोसेस डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेल यस। स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन हो जाएगा। फिर आपका डेल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू डी ओवर डी टी, डेल क्रॉस एच हो जाएगा। क्यों, बी की वैल्यू आप क्या करेंगे, म्यू एच पुट करेंगे तो म्यू बाहर आ जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू डी ओवर डी टी विद इन ब्रैकेट डेल क्रॉस एच। If you see, the value of del cross H is equal to, from equation C, equation 4, the value of del cross H is equal to J d over dt d। तो यहाँ पे मैं डेल क्रॉस एच की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 4 से मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। सो हेयर वी विल गेट डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू डी ओवर डी टी जे प्लस डी ओवर डी टी डी। ठीक, यस। now del is in next line, del square E is equal to mu d over dt, the value of current density J is equal to क्या होता है, sigma E। so here we will put J is equal to sigma E plus and d over dt। यहाँ पे मैंने d की वैल्यू क्या लिखी हुई है, एप्सिलॉन E पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन d over dt E। मतलब यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो थी वो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो वेव इक्वेशन है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ही फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने इसे क्या किया है, ई के फॉर्म में ब्रेक कर लिया। ठीक है, सो हेयर वी विल गेट
del square E is equal to mu, when you open the bracket, mu sigma d over dt E plus mu epsilon d over dt E, d over dt to E. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड ये आपकी जो इक्वेशन है वेव इक्वेशन है फॉर आपका किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, किस मीडियम में, कंडक्टिंग मीडियम में। ठीक, सिमिलरली हमें कंडक्टिंग मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो वेव इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम फिर से इक्वेशन, सेम वही प्रोसेस है, तो मैंने यहाँ पे सिमिलरली लिख दिया है। इससे पहले वाले में मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ था, बट फिर वही आपको करना होगा। इक्वेशन 4 का क्या करेंगे, कर लेंगे तो फिर उसे ओपन करेंगे और h के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। तो हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर h इज इक्वल टू म्यू सिग्मा डी ओवर डी टी एच प्लस म्यू एप्सिलॉन डी ओवर डी टी टू एच। तो ये हमारी दो इक्वेशन, जो इक्वेशन 5 एंड 6 हैं, वो आपके क्या है, वेव इक्वेशन है। जो इक्वेशन 5 है वो वेव इक्वेशन है आपका कंडक्टिंग मीडियम में फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एंड इक्वेशन जो 6 है वो क्या शो कर रहा है, वेव इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, तो ये हमारे कंडक्टिंग मीडियम में क्या वेव इक्वेशन होती है वो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब ये अब जैसे हमने वहाँ पे अगर साइनोसॉइडल सिग्नल का वेरिएशन हो रहा है तो वहाँ पे मैंने क्या पुट किया हुआ था, d over dt is equal to j omega. So same here, you have to put d over dt is equal to j omega in equation 5 and 6. आप क्या करेंगे, d over dt के प्लेस पे j ओमेगा पुट करेंगे, किसमें, इक्वेशन 5 में। तो देखेंगे कि क्या वेव इक्वेशन आ रही है, और d over dt j is equal to j ओमेगा इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो क्या न्यू इक्वेशन आ रही है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, बस जहाँ पे d over dt है वहाँ पे j ओमेगा देखिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन 5 में पुट कर दिया है। तो हमारा क्या आ गया, डेल स्क्वायर E इज इक्वल टू म्यू सिग्मा j ओमेगा E प्लस म्यू एप्सिलॉन j ओमेगा। ठीक है, j ओमेगा E। आई थिंक ये भी आपका क्लियर होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? यस मैम, नो मैम, बताइए। ओके, नो प्रॉब्लम, क्लियर है मैम। ओके, ठीक। देखिए इसी को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है, जे ओमेगा म्यू उस इक्वेशन से कॉमन ले लिया था, दिस वन देखिए यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन आएगी दिस वन। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये एक कांस्टेंट के थ्रू, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू, ये जो पूरा कांस्टेंट है आपका जे ओमेगा म्यू विद इन ब्रैकेट सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, ये पूरी वैल्यू हमने किसके कंसीडर कर ली है, गामा स्क्वायर के कंसीडर कर लिया। गामा क्या है, एक आपका प्रोपागेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये इस पूरे टर्म को हमने एक कांस्टेंट कंसीडर कर लिया हुआ है, जिसे गामा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोपागेशन कांस्टेंट। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू गामा स्क्वायर, मतलब ये पूरा टर्म हमने गामा स्क्वायर के इक्वल कंसीडर किया हुआ है, तो गामा स्क्वायर ई। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन 7 कंसीडर कर लिया है। ऐसे ही आप डी ओवर डी टी इज इक्वल टू जे ओमेगा इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो यू विल गेट डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू गामा स्क्वायर एच। तो ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। डैट मीन्स फॉर अगर वेव आपका कंडक्टिंग मीडियम में है और साइनोसॉइडल वेरिएशन के लिए आपको फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन 7 और 8 जो होती हैं वो आपके क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वेव इक्वेशन आ रही है वो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली साइनोसॉइडल सिग्नल के वेरिएशन के लिए। सिमिलरली हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी फाइंड आउट कर लिया। अब थोड़ा सा हम इसमें और मतलब अंदर जा रहे हैं कि मतलब कि जो प्रोपगेशन कांस्टेंट है या आपका एटेन्यूएशन कांस्टेंट क्या होता है, फेज कांस्टेंट क्या होता है, तो थोड़ा सा इनकी वैल्यू क्या होती है, जैसे कि अगर इस डेरिवेशन में हमें देखना है कि ये सब टर्म्स होते क्या हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे गामा जो कांस्टेंट कंसीडर किया हुआ था, गामा स्क्वायर इज इक्वल टू जे ओमेगा म्यू विद इन ब्रैकेट सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। यहाँ पे मैं वैल्यू गामा जो होता है वो पर्टिकुलर, हालांकि इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत आप फैमिलियर होंगे। ठीक है,
वेयर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस जे बीटा होता है। गामा जो होता है वो अल्फा प्लस जे बीटा का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पे अल्फा जो होता है वो क्या करता है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, और बीटा जो होता है वो क्या होता है, फेज कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे हमारी गामा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की थी, गामा स्क्वायर इज इक्वल टू जे ओमेगा म्यू विद इन ब्रैकेट सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। और गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा की, ये तो हमने गामा के इक्वल इस कांस्टेंट, ये जो टर्म था उसके इक्वल कंसीडर किया हुआ था, बट गामा जो एग्जैक्ट रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज गिवन बाय अल्फा प्लस जे बीटा। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, जहाँ पे गामा है वहाँ पे अल्फा प्लस जे बीटा पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस जे बीटा का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल था, जे ओमेगा म्यू विद इन ब्रैकेट सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि अल्फा क्या है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब आपका वेव कंडक्टिंग मीडियम में प्रोपागेट करती है या मूव करती है एक तरह से, तो उसमें उसके प्रोपागेशन कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर उसका प्रोपागेशन कांस्टेंट घट रहा है या बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग एटेन्यूएशन कांस्टेंट कैसा होगा, उसमें उसमें इंक्रीमेंट होगा कि डिक्रीमेंट होगा, उसका फेज कांस्टेंट क्या आएगा, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए जो अल्फा है हम एटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जब आपको न्यूमेरिकल गिवन होता है तो वहाँ पे ये स्पेसिफाई क्लियर किया जाता है कि आपका पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन गिवन है और आपका जो मीडियम आप यूज़ कर रहे हैं उस मीडियम में आप अगर कंडक्टिंग मीडियम कंडक्टिंग मीडियम के लिए कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो वहाँ पे ये पूछ सकता है कि इसके लिए पर्टिकुलर वेव की इक्वेशन ये है और उसमें आपका एटेन्यूएशन कांस्टेंट बताइए। तो जब आपको एटेन्यूएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बस हमने इसको ओपन कर दिया है और इस टर्म को अंदर ले गए हैं, और यहाँ पे हमारी देखिए अल्फा स्क्वायर मैंने इमेजिनरी और रियल पार्ट को क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया। देखिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन के, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है 2j अल्फा बीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट देखिए इस इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, j सिग्मा म्यू ओमेगा। ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। अब ये आपकी इक्वेशन है, इसमें आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फाइनली जब मतलब यहाँ पे सोल्यूशन मैंने डायरेक्ट लिख दिया हुआ है, आप इसे करके देखिएगा, नहीं आता तो फिर मैं बताऊंगी। हालांकि कुछ भी नहीं है, आप जो 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू ओमेगा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा म्यू सिग्मा दिया हुआ है, किसी एक फॉर्म में इक्वेशन फाइंड आउट यहाँ से कर लीजिए। सपोज करिए बीटा मैं निकालूं तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2 अल्फा, और ऊपर वाली इक्वेशन में इसमें पुट कर दें तो एक ही वेरिएबल में इक्वेशन हो जाएगी हमारी। मुकेश यस मैम। क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है, तो किसी एक वेरिएबल में जब हमारी इक्वेशन आ जाएगी तो हम वहाँ से सिंगल वेरिएबल की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मैंने प्रोसेस नहीं लिखा हुआ, सॉल्व करके नहीं दिखाया, बट आप यहाँ से किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन पुट कर दीजिए। तो फाइनली मैंने क्या किया और बीटा की वैल्यू निकाल ली है, और बीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो ओमेगा म्यू सिग्मा अपॉन 2 अल्फा आएगा। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, यहाँ पे हम बीटा के प्लेस पे वो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी अल्फा के फॉर्म में होल इक्वेशन आ जाएगी। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग दैट यू विल गेट अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा विद इन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली यहाँ से आपको अल्फा मिल गया, अल्फा क्या है आपका एटेन्यूएशन कांस्टेंट है। फिर सेम ऐसे ही हम बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो बीटा स्क्वायर की भी वैल्यू दोनों सेम ही इक्वेशन है, बस यहाँ पे अल्फा में यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन बाय 2 अंडर रूट
1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से जब आपका वेव है वो कंडक्टिंग मीडियम में प्रोपागेट करती है तो उस वक्त आपका वहाँ पे हमने उसकी इक्वेशन फाइंड आउट की। उसके बाद वेव में जो एटेन्यूएशन हो रहा था वो हमने फाइंड आउट किया। तो एटेन्यूएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले ये देखना, प्रोपागेशन कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें एटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट दोनों की वैल्यू चाहिए, तो वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अब अगर हो सकता है कि फेज वेलोसिटी पूछ ले, तो फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन बीटा। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो बस आप बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपको वे आपकी फेज वेलोसिटी, जो भी वेव उसमें ट्रेवल कर रही होगी उसकी फेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा मैंने ये कंसीडर किया हुआ है कि जैसे कि हालांकि इक्वेशन यहीं तक आपका है, बट कहीं कहीं ये कह देता है कि अगर वेव आपका पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे कि आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा मैंने जेड डायरेक्शन लिया हुआ है, आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। जैसे आपका टीएम बोर्ड जब वेव ट्रैवल करती है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही होती है वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जेड डायरेक्शन लिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए कि हमारी इक्वेशन देख वेव की क्या आई थी कंडक्टिंग मीडियम के लिए, दिस वन, ये डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू गामा स्क्वायर ई है। डेल स्क्वायर क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है आपका, आप डी ओवर डी टी जिस डायरेक्शन में वेव उसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी ओवर डी टू एक्स, डी ओवर डी टू वाई, डी ओवर डी टू जेड इज इक्वल टू डेल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये कंसीडर किया हुआ है जेड डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है तो उस डायरेक्शन में जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, केवल हमें एक्स और वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट मिलेंगे। तो मैंने इससे डेल वहाँ पे क्या कर दिया हुआ है, ओपन कर दिया हुआ है। तो डी ओवर डी टू जेड इज इक्वल टू ई एक्स इज इक्वल टू गामा स्क्वायर ई एक्स। ठीक है, और डी ओवर डी टू जेड ई वाई इज इक्वल टू गामा स्क्वायर ई वाई आएगा। ठीक है, अब जब ये एक इक्वेशन है, जब आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन है तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमने ये कंसीडर कर लिया हुआ है कि ई वाई जो इसका एक कंपोनेंट हमें वाई डायरेक्शन में मिलेगा उसको मैंने कंसीडर कर लिया हुआ ई नॉट ई की पावर माइनस वाई जेड मिल रहा है इसका सोल्यूशन। ठीक है, अब हम टाइम के अकॉर्डिंग अगर वेरिएशन हो रहा है डेट मीन्स वेव जेड डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है और टाइम के अकॉर्डिंग अगर उसमें वेरिएशन हो रहा है तो हम इसी को लिख सकते हैं वेक्टर ई जेड कॉमा टी इज इक्वल टू रियल ई नॉट ई की पावर माइनस जेड गामा जेड ई की पावर जे ओमेगा टी। देखिए इस इक्वेशन में मैंने ये नहीं लिया हुआ था कि यहाँ पे टी के साथ वेरिएशन, बस यहाँ पे मैंने टी के साथ भी वेरिएशन लिया, इसलिए यहाँ पे मैंने दोनों वेरिएबल शो किए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है, रियल ई नॉट ई की पावर, मैंने इसको जब आप गामा जो था, गामा क्या था आपका प्रोपागेशन कांस्टेंट और उसकी वैल्यू क्या थी अल्फा प्लस जे बीटा, तो मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा यहाँ पे पुट कर दिया। फिर यहाँ पे इसको इमेजनरी पार्ट जो है उसे अंदर रहने दिया हुआ है, रियल पार्ट को मैंने ई के फॉर्म में बाहर निकाल लिया हुआ है। ठीक है, अब ई की पावर आई एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉस एक्स प्लस जे साइन एक्स होती है, तो उसी फॉर्म में मैंने यहाँ पे क्या है आपका ई की पावर माइनस अल्फा जेड रियल ई नॉट ई की पावर जे, ये वाला टर्म जो है उसे मैंने कॉस के फॉर्म में पुट कर दिया है, ओपन कर दिया, तो कॉस ओमेगा टी माइनस डी जेड प्लस जे साइन ओमेगा टी माइनस डी जेड आ जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया, रियल, तो जो रियल वैल्यू है उसे हम कंसीडर कर लेंगे, इमेजनरी को यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आएगी, ई वेक्टर ई जेड कॉमा टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा जेड ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बी जेड। तो ये इक्वेशन ये शो करती है, दिस इक्वेशन शोज दैट इन कंडक्टिंग मीडियम अ प्रोग्रेस वेव इन पॉजिटिव डायरेक्शन इज एटेन्यूएटेड बाय अ फैक्टर ई की पावर माइनस अल्फा जेड। मतलब कहने का मतलब ये है कि कंडक्टिंग मीडियम में जब आपकी वेव ट्रैवल करती है किसी भी डायरेक्शन में, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन लिया और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, ठीक है, तो जब भी आपका पॉजिटिव या निगेटिव का वर्ड आएगा, अगर वेव आपकी निगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी तो यहाँ पे साइन हमेशा निगेटिव आएगा, वो पॉजिटिव आएगा,
और वेव अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही होगी तो यहाँ का साइन जस्ट मतलब चेंज हो जाएगा, जस्ट एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे देखिए कि जो वेक्टर ई कॉमा जेड टी है उसकी वैल्यू ई की पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मतलब जब आपकी वेव ट्रैवल करेगी तो वो पर्टिकुलर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, तो उसका कुछ उस वक्त एम्पलीट्यूड होगा, तो वो आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है कॉस ओमेगा टी माइनस बी जेड। ठीक है, जेड आपका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीटा फेज कांस्टेंट है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ओमेगा जो है वो पर्टिकुलर वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, अल्फा आपका एटेन्यूएशन कांस्टेंट है, और माइनस साइन ये शो कर रहा है ई की पावर माइनस अल्फा जेड कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी जेड डायरेक्शन में वैसे वैसे वेव क्या होगी, एटेन्यूएट होती जाएगी, मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, डिस्टेंस जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे उस वेव का एम्पलीट्यूड आपका क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, इसको पढ़िएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसको डिस्कस करेंगे, अभी तक कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। ठीक है मैम, पढ़ेंगे और आपसे पूछेंगे। ओके बेटा, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।